नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हिंदू के एडिटोरियल डिस्कशन में। ये एडिटोरियल हम हिंदी में डिस्कशन करते हैं। आज डेट है 13 जुलाई। देखते हैं कौन कौन सा एडिटोरियल है डिस्कस करेंगे। आज हम दो एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। पहला जो एडिटोरियल है वो है कि दल बदल कानून के लेके है, दूसरा जो है राज्य के वित्तीय स्थिति को लेके है। राइट, तो पहला एडिटोरियल देखते हैं। पहला एडिटोरियल दल बदल कानून से लेके है। इसको आप जीएस पेपर 2 के अर्थव्यवस्था पॉलिटी से लिंक कर सकते हो। संदर्भ क्या है? संदर्भ ये है कि दल बदल कानून कब लाया गया था। दल बदल कानून भारत के 10वें अनुसूची में इसको जोड़ा गया है। इसके मैं थोड़ा सा इतिहास बताता हूँ। दल बदल कानून के लाने से पहले 1970 से पहले जो सरकारें हुआ करती थी वो एक दल का सरकार होती थी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं था। उसके बाद से भारत में सरकार जो हुई गठबंधन का होना स्टार्ट हुई। गठबंधन का सरकार होना स्टार्ट हुई तो उसके बाद से ये दल बदल जो कानून की प्रक्रिया वो चालू हो चुका था। राइट, तो इससे दल बदल कानून है क्या, आपको इसकी ज़रूरत है समझने का। दल बदल कानून मैंने बताया कि एक पार्टी, एक एमपी अपने राजनीति पार्टी को छोड़ के, एक्स जो राजनीति पार्टी छोड़ के वो वाई राजनीति पार्टी में यदि ज्वाइन कर लेते हैं तो इस पार्टी को क्या कहा जाता है? दल बदल। मतलब इन्होंने अपनी दल बदल के दूसरे दल में चले गए। राइट, इसके लिए भारत में ये एक चुनौतियाँ आ गई जिससे कि सरकार की स्थिरता, मतलब सरकार की जो 5 साल चलने की जो स्थिरता है वो कम हो चुका था। राइट, कभी भी सरकार गिर जा रही थी, फिर से चुनाव करना, तो ये सारी समस्या सामने आ रहा था। तो सभी ने मिलकर एक कानून बनाया। उसके बाद इसमें संविधान में संशोधन किया गया। संविधान 52वां संविधान संशोधन 1985 में ये पारित किया गया कि दल बदल कानून लाया जाएगा। दल बदल कानून में क्या होता है? यदि कोई सदस्य अपनी स्वेच्छा से अपनी पार्टी छोड़ देते हैं, राइट, या फिर वो अपनी सदस्यता त्याग अपने पार्टी के विपक्ष में जाके वोट दे देते हैं, तो ये चीज़ें हैं। इसकी जो कानून की उद्देश्य थी वो था दल बदल जो कानून चल रहा था, इसकी जो कुप्रथा है उसको ख़त्म करके एक सरकार को स्थिरता प्रदान करना। राइट, इसका प्रावधान क्या है? प्रावधान मैंने पहले ही बताया, फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रावधान ये है कि एक कोई सदस्य अपनी स्वेच्छा से राजनीति पार्टी को छोड़ के दूसरे राजनीति पार्टी में चले जाए, या फिर कोई निर्दलीय जो चुनाव लड़े हैं, ठीक है, वो अपने राजनीति पार्टी किसी दूसरे राजनीति पार्टी में ज्वाइन हो जाए। उन्होंने जो पार्टी में चुनाव लड़ा, ये निर्दलीय चुनाव लड़े थे, बाद में ये एक्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो इनके ऊपर भी दल बदल के कानून लगाया जाएगा। उसके बाद सदस्य अपने पार्टी के विपक्ष में जाके विपरीत वोट देते हैं उससे, यदि वोटिंग की प्रक्रिया से अलग हो जाते हैं उस प्रावधान में, या फिर कोई जो सदस्य मनोनीत सदस्य है जिनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा में ये 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, और लोकसभा में 2 सदस्य को मनोनीत किया जाता है, एंग्लो इंडियन को। राइट, तो ये जो मनोनीत सदस्य है इनको क्या करते हैं? मनोनीत सदस्य को 6 महीने के बाद यदि ये सदस्य कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो इनको भी ये दल बदल कानून के अंदर लाया जाता है। इसके लिए कुछ समस्याएं सामने आई ये दल बदल कानून बनाने के पीछे। ये दल बदल कानून में सबसे अहम जो भूमिका है वो अध्यक्ष का होता है, क्योंकि अध्यक्ष ही जो है वो फैसला करते हैं कि कौन सदस्य दल बदल कानून के तहत दोषी पाए गए हैं। राइट, तो ये कौन दोषी पाए गए हैं ये कौन निर्धारित करता है? लोकसभा या राज्यसभा या फिर विधानसभा, जिस सदस्य में, तो उसके अध्यक्ष जो होते हैं वो। लेकिन इनके जो भूमिका है उनका दुरुपयोग किया जाता है। ये जो स्पीकर होते हैं, अध्यक्ष जो होते हैं, उनकी जो न्याय करने की जो मुद्दा है, न्याय करने का जो अधिकार है, वो उनके न्याय पक्ष में नहीं करते हैं। ठीक है, निष्पक्ष रूप से करना चाहिए, ये निष्पक्ष रूप से नहीं करते। ये पार्टी को अपनी पार्टी के हित के अनुसार ही ये फैसला देते हैं। ये समस्या है। ठीक है, उसके बाद दूसरा इशू क्या है? दूसरा इशू क्या है? ये है कि इसमें कोई समय का सीमा नहीं है। राइट, जो 10वीं अनुसूची के तहत यदि कोई भी सदस्य को आयोग ठहराया जाएगा, इसके लिए कोई सीमा बाध्य नहीं किया गया है कि आपको, मतलब अध्यक्ष को इतने दिनों में फैसला देना है, तो जिससे कि समय लंबे समय तक चलता रहता है ये इशू, और सालों साल लग जाता है। राइट, नेक्स्ट इसमें ये हाल ही में एक जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये जजमेंट है किशन मेघा चंद्र समिति बनाम
अध्यक्ष मणिपुर विधानसभा मणिपुर विधानसभा में हुआ था ये इशू। ये चीज़ें आई थी सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि अब अध्यक्ष को 3 महीने के अंदर इसके ऊपर फैसला देना चाहिए कि वो दोष ठहराया जाने से दोषी है या दोषी नहीं है। इनके ऊपर फैसला लेने का 3 महीने का समय सीमा निर्धारित किया गया है। पहले ये समय सीमा निर्धारित नहीं था। और जो विलय शब्द है, एक जो शब्द है विलय, उसकी गलत व्याख्या किया गया है। इसमें ये किया गया है, जैसे देखिए अनुसूची जो 4 है, ठीक, सॉरी 10वीं अनुसूची का पैरा 4 में ये बताया गया कि दल बदल में जो वो क्या जाएगा, विलय किया जाएगा। विलय मतलब होता है कम से कम 2/3 विधायक यदि अपने दल से निकल के दूसरे दल में चले जाते हैं, एक्स पार्टी वाई पार्टी से निकल के एक्स पार्टी में चले जाते हैं, तो माना जाता है कि ये एक्स पार्टी इस वाई पार्टी के साथ विलय हो चुका है, इस एक्स पार्टी का वाई पार्टी के साथ विलय हो चुका है, तो इससे रिलेटेड है। तो इसकी भी व्याख्या स्पष्ट नहीं किया गया है, राइट। नेक्स्ट, उसके बाद है, मान लेते हैं कि कोई सदस्य, ठीक है, कि उनका कार्यकाल 4 साल का हो चुका था, 1 साल का बाकी था। अब तो ये 1 साल का जब ये इनको अयोग्य ठहराया जाएगा, इनको सदस्यता दो जाएगी, तो इनको फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो इनको जो चुनाव लड़ने के लिए अनैतिक ठहराया जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फिर से ये चुनाव आएंगे, ये दूसरे पार्टी से फिर से ये चुनाव जीत के चले जाएंगे। मानता हूँ कि ये जनप्रतिनिधि है, ये लोगों का, इनके जनता का पड़ा है, लेकिन इनको तो कुछ पनिशमेंट मिलना चाहिए जिससे कि दूसरा पार्टी या दूसरे सदस्य इसके ऊपर कार्रवाई ना कर सके, राइट, इसके ऐसा काम ना कर सके। इससे रिलेटेड चीज़ें दिया गया है। इनको अयोग्य ठहराना चाहिए, कम से कम 1 या 2 वर्ष तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते, ये प्रावधान करने की ज़रूरत है। अब इसके ऊपर समितियां बनाई गई थी, इससे रिलेटेड जो इशू है, हमने जो मुद्दा देखा उस मुद्दे के रिलेटेड कुछ समितियां बनाई गई थी। ये समितियां है, एक पहला जो समिति है दिनेश गोस्वामी समिति, इनको 2019 में चुनाव सुधारों के लिए बनाया गया था, 1990 में चुनाव सुधारों के लिए बनाया गया था, जो दल बदल के कानून के तहत आयोग ठहराने के लेके कुछ निर्णय दिए हैं। इन्होंने बताया है, ठीक है, सुझाव दिए हैं कि चुनाव आयोग की सलाह पे राष्ट्रपति या राज्यपाल को फैसला लेने का अधिकार होना चाहिए। किसके सलाह पे? चुनाव आयोग की सलाह पे राष्ट्रपति या राज्यपाल को इसको लेने की जरूरत है, जिससे कि ये जो पार्टी है, ये मान लेते हैं कि कोई अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष जो होता है कोई पार्टी का सदस्य होता है, लेकिन चुनाव आयोग राज्यपाल या राष्ट्रपति कोई पार्टी के सदस्य नहीं होते, जिससे कि यहाँ पे जो पक्षपात जो व्यवहार होता था वो निष्पक्ष होगा, राइट, और विश्वास जगेगी लोगों को लोकतंत्र के में। यदि कोई सदस्य मनोनीत सदस्य है, उनको अयोग्य, यदि वो दूसरे पार्टी में ज्वाइन होता है तो उनको तुरंत अयोग्य ठहरा दिया जाना चाहिए, इनसे है उसी समय, ठीक है। नेक्स्ट है विधि आयोग के द्वारा 170वां रिपोर्ट दिया गया है। ये 1999 में था, इनको बनाया गया था, जिसमें ये बता रहे हैं ये 2 या 2 से अधिक पार्टी मिलके यदि चुनाव लड़ता है और गठबंधन से, तो उस पार्टी को उसका गठबंधन एक पार्टी माना जाना चाहिए, राइट। उसके बाद ये बात करते हैं व्हिप का, राजनीति व्हिप। व्हिप क्या होता है ये समझिए। व्हिप ये होता है कि कोई भी पार्टी, मान लेते हैं कि एक्स पार्टी अपनी पूरे सदस्य को व्हिप जारी करते हैं, मतलब निर्देश देता है, ऑर्डर देता है कि आपको 1 तारीख को अपने सदन में पहुंचना जरूरी है। इन्होंने ऑर्डर दिया, सभी को पहुंचने की जरूरत है। तो एक तरफ से यदि कोई सदस्य नहीं पहुंचते, मान लेते हैं एक सदस्य नहीं पहुंचा, इनकी सदस्यता खत्म हो सकती है, इनको दल बदल के तहत इन पे कार्रवाई की जा सकती है। तो व्हिप ये होता है। इनका कहना है, विधि आयोग का कहना है कि आप व्हिप तभी जारी करें जब आपकी सरकार की अस्थिरता हो। ये नहीं कि बात बात पे आप व्हिप जारी कर देते हैं, ठीक है, कि कोई भी काम नहीं हुआ, कोई भी काम है जो नॉर्मल भी है, बिना व्हिप जारी किए भी हो सकता था, लेकिन आपने व्हिप जारी कर दिया। ये जो आपको अधिकार मिला है, अधिकार का मिसयूज कर रहे हैं, राइट, उसी से रिलेटेड है। उसके बाद है कोई भी पार्टी का सदस्यता यदि छोड़ता है उन पर कार्रवाई किया जाना चाहिए, आयोग ठहराया जाना चाहिए। उसके बाद है चुनाव आयोग बताते हैं को इनकी भूमिका व्यापक है, और ये जो आयोग ठहराने के लिए 10वीं अनुसूची दल बदल के तहत यदि आयोग ठहराया जाना चाहिए, इसके लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल से क्या करने की ज़रूरत है? सलाह लेने की ज़रूरत है। इनकी व्यवस्था को निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल से सलाह लेने की ज़रूरत है, यह बाध्यकारी किया जाना चाहिए।
ये चीज़ें। नेक्स्ट इसमें बताया जाता है, कुछ कंक्लूजन बताया जाता है, निष्कर्ष में ये बताया जाता है कि हमारा जो दल बदल कानून है भारतीय राजनीति के लिए एक गहरा पीड़ा है। इसको दूर करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि लोकतंत्र में जनता का जो प्रतिनिधि होता है वही शासन करता है। यदि जनता का प्रतिनिधि, जनता उनको चुन के भेजती है एक्स पार्टी के थ्रू, और जो वो अपना मत चेंज कर लेती है। देखिए, यदि एक क्वेश्चन ये भी उठाता है कि सदस्य का तो व्यक्तिगत भी तो विचार होता है, लेकिन नहीं, यदि आप सदस्य हैं तो ये आपके व्यक्तिगत विचार अभी नीचे चले जाएंगे। पहले जनता का प्रतिनिधि आप है। इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप जनता के प्रतिनिधि के तौर पे वहाँ पे फैसला लेंगे। तो उसे चाहता है इसमें नैतिकता का बदलाव होना चाहिए। ठीक है, प्रतिनिधि के लिए नैतिकता का प्रभाव डालना होना चाहिए, जिससे कि दल बदल से लेके, और जो दल बदल होता है उनको कम से कम 1 या 2 साल तक चुनाव लड़ने के लिए खारिज किया जाना चाहिए। तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते, राइट, क्योंकि आपने दल बदल के तहत आप 2 या 3 साल के बाद ही चुनाव लड़ सकते, ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए। तो इस आर्टिकल को डिस्कस किया दल बदल से रिलेटेड, कानून से रिलेटेड। अब देखते हैं अगला आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है वो है राज्य के वित्त स्थिति को लेके है। तो ये आप जीएस पेपर 3 के अर्थव्यवस्था से लिंक कर सकते हैं। संदर्भ ये है कि केंद्र ने राज्य को किस तरह से अपना कर हस्तांतरित करते हैं। ठीक है, कर हस्तांतरित करते हैं। पहले जो ये पैटर्न था, ये मासिक पैटर्न हुआ करता था, जो इजी लगता था, समझ में आती थी। लेकिन अब ये पैटर्न जो है वो महामारी के कारण ये ब्रेक हो चुका है, ये जो पैटर्न टूट चुकी है, इसके मद्देनजर दिया गया है। तो ये उतना खास इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है बस, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह से केंद्र और राज्य के कर हस्तांतरित होते हैं। इसमें जो प्रावधान किया गया है ये है, पहला कि आपको केंद्रीय कर हस्तांतरण, राज्य के संयुक्त जो राजस्व होते हैं उनको बंटवारा करने के लिए लगभग 1/25 हिस्सा नियमित करना चाहिए। मतलब कि आपको जो 25% है आपको नियमित रूप से इसको देना चाहिए। बाकी जो बचा वो 75% है, वो आप बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन 25% का नियमित करना चाहिए, जिससे कि राज्य के पास भी अपने कोष में फंड रहे। ठीक है। सेकेंड, महामारी के जो चलते जो व्यक्तिगत उनके जो अप्रैल और मई में बजट में जो जितने भी अलॉट किए गए हैं उसको क्या करना चाहिए आपको, सीटीडी। ठीक है, सीटीडी जो अलॉट करना चाहिए उसको कम से कम आपको 1/4 हिस्सा दे देना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, जिससे कि वो कार्य कर पाए, अपनी योजनाएं चला पाए, सारी चीज़ें कर पाए। उसके बाद वित्त आयोग के द्वारा 2020 से लेके 26 तक 15वां वित्त आयोग का हुआ है, जो 2022 से लेके 26 तक का। इन्होंने बताया कि 41% से सीटीडी के हस्तांतरण करने के लिए कहा गया है, जो कि 2021 से जो है वो ज़्यादा है। राइट। नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2020 और 21 वित्त वर्ष 2020 और 21 में सकल कर जो राजस्व है जो 22 लाख करोड़ है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, जो पहले की तुलना में ये अधिक है। पहले कितना रहता था, जो भी रहता था उसका 9.5% और 11.9% अधिक है। राइट, कर राजस्व और सीटीडी। ओके, उसके बाद है इनके में प्रावधान किया गया है कि ये कम किया गया है। राइट, इससे चाहते हैं कि किस तरह से आते हैं, हमको इस चीज़ों को देखने की जरूरत है, और किस तरह से जाते हैं ये उतना नहीं है। लेकिन जीएसटी के चलते आप देखेंगे कि जीएसटी के तरह किस तरह जीएसटी जब से आया तब से केंद्र और राज्य के पास राजस्व लेने की शक्तियाँ कम हो चुकी है। अब केंद्र के पास ही इकट्ठा होता है और केंद्र बाद में जाके राज्य को ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन आप यदि केंद्र के पास इकट्ठा होते हैं, आप टाइम टू टाइम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो राज्य के पास राजस्व आएंगे कहाँ पे, इस चीज़ों की देखने की ज़रूरत है। तो आज हमने 2 आर्टिकल डिस्कस किया। पहले दल बदल कानून से रिलेटेड, दूसरा आर्टिकल जो है राज्य के राजस्व से रिलेटेड हमने डिस्कस किया। उससे पहले कि आप हमारा बोधा आईएएस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि हमें इनिशिएटिव को कंटिन्यू करने में हेल्प मिलेगा, और अपने दोस्तों को भी आप ज़रूर से ज़रूर भेजें। इसका जो कंटेंट है टोटली हिंदी में है, जो पहली बार कोई यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड किया जा रहा है। आप इसको टेलीग्राम के चैनल के थ्रू PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।